नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है फिनो दुनिया पर। आज की इस वीडियो में हम सभी लोग ईपीएस के सेकंड व मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट पर डिस्कशन करेंगे। ईपीएस के पहले पार्ट में हमने ईपीएस के टाइप व उसके कैलकुलेशन के बारे में बात की थी। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि ईपीएस के सब टाइप क्या होते हैं, कैसे बायबैक ईपीएस को मिसलीड कर सकता है, एक अच्छा ईपीएस क्या होता है और ईपीएस का कंक्लूजन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ईपीएस के सब टाइप क्या-क्या होते हैं। जनरली ईपीएस के 3 सब टाइप होते हैं, टीटीएम ईपीएस, फॉरवर्ड ईपीएस और मिक्स ईपीएस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि टीटीएम ईपीएस क्या होता है। टीटीएम ईपीएस का पूरा नाम ट्रेलिंग 12 मंथ अर्निंग पर शेयर होता है। जिस प्रकार हम नॉर्मल ईपीएस में कंपनी के उस फाइनेंशियल ईयर के ईपीएस देखते हैं, ठीक उसके विपरीत टीटीएम ईपीएस में हम उस कंपनी के रिसेंट 4 क्वार्टर के ईपीएस को देखते हैं। अब सवाल उठता है कि हमें क्यों टीटीएम फोकस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि किसी भी कंपनी का टीटीएम ईपीएस उस कंपनी की करंट सिचुएशन को बताता है। उदाहरण के लिए मानते हैं कि एक कंपनी है एबीसी, उसके फाइनेंशियल ईयर 2022 के हर एक क्वार्टर का ईपीएस ₹25 है। व फाइनेंशियल ईयर 23 के पहले 3 क्वार्टर की अर्निंग ₹20 है। तो इस प्रकार कंपनी का टीटीएम ईपीएस ₹85 निकल कर आता है, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2022 के ईपीएस की तुलना में 15% कम है। जिससे पता चलता है कि कंपनी की इस समय परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। इसलिए किसी भी इन्वेस्टर को निवेश करते समय बेसिक ईपीएस की बजाय टीटीएम ईपीएस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चलिए अब हम टीटीएम ईपीएस का एक रियल एग्जांपल देखते हैं। उदाहरण के लिए हमने यहाँ टीसीएस की फाइनेंशियल ईयर 2022 और 2023 की अर्निंग्स को लिया है। एक ग्रीन में आपको जो दिख रहा है वो 2022 की अर्निंग्स है और जो ऑरेंज में आपको दिख रहा है वो फाइनेंशियल ईयर 2023 की अर्निंग्स है। तो चलिए जब हम इस कंपनी का टीटीएम ईपीएस निकालते हैं तो हम 2022 के क्वार्टर 4 को फाइनेंशियल ईयर 2023 के क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 की ईपीएस को लेते हैं। तो जिससे इसका टीटीएम ईपीएस निकल के आता है 106.57, जबकि टीसीएस का बेसिक ईपीएस या फाइनेंशियल ईयर 2022 का ईपीएस 103.24 है। इन दोनों ही ईपीएस को बारीकी से देखने पे पता चलता है कि कंपनी का टीटीएम ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज़्यादा है, जिससे हमें पता चल रहा है कि कंपनी की अर्निंग्स में थोड़ी बहुत वृद्धि हो रही है। चलिए अब हम ईपीएस के दूसरे सब टाइप फॉरवर्ड ईपीएस के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार हम टीटीएम ईपीएस को कंपनी की पास्ट अर्निंग से निकालते हैं, ठीक उसके विपरीत फॉरवर्ड ईपीएस में हम कंपनी की अर्निंग पर शेयर को उसके पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ हम प्रिडिक्ट करते हैं कि कंपनी का ईपीएस आने वाले साल में कैसा रहेगा और उसी के आधार पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। जनरली फॉरवर्ड ईपीएस का प्रिडिक्ट कंपनी की ग्रोथ रेट को देखकर किया जाता है। हालांकि आप फॉरवर्ड ईपीएस को और भी तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें पहला तरीका है कंपनी के द्वारा जारी की जाने वाली अर्निंग गाइडेंस रिपोर्ट या किसी ब्रोकरेज हाउस के द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर यहाँ मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपको दोनों ही सूरत में इन रिपोर्ट पर ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट जरूरी नहीं कि सही हो। इसलिए आपको खुद से ही ईपीएस को एनालाइज करना चाहिए व उसे प्रिडिक्ट करना चाहिए। चलिए तो अब हम फॉरवर्ड ईपीएस का एक एग्जांपल देखते हैं। माना कि एक कंपनी है, उसका नाम है एबीसी, उसकी 1 साल की ग्रोथ है 18%, 3 साल की ग्रोथ है 15% व 5 साल की ग्रोथ है 16%। तब हम इस कंपनी के फॉरवर्ड ईपीएस को प्रेडिक्ट करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम इस कंपनी की 1 ईयर की ग्रोथ को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दें, क्योंकि हो सकता है कि कंपनी की 1 साल की ग्रोथ में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए हों जिससे कि उसकी ग्रोथ में सडन वृद्धि हो गई हो। इसलिए हमें हमेशा कंपनी की 3 इयर्स या 5 इयर्स की ग्रोथ को ही कंसीडर करना चाहिए। यदि 3 साल और 5 साल की ग्रोथ में ज़्यादा अंतर नहीं है तो आप कोई भी अर्निंग्स को ले सकते हैं, और यदि ज़्यादा अंतर है तो कोशिश कीजिएगा कि 5 ईयर की ग्रोथ को ही कंसीडर किया जाए। यहाँ मैं 3 साल की अर्निंग्स को लेता हूँ, तो मानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी का ईपीएस ₹100 था, तो अब फाइनेंशियल ईयर 2023 में इसका ईपीएस ₹115 होगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आप फॉरवर्ड ईपीएस को बेस मानकर ईपीएस को प्रिडिक्ट करते हैं, तो अब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आने वाले पीई रेशियोज़ और अन्य रेशियोज़ भी इसी तरीके से निकाले जाएँ। पर हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको फॉरवर्ड ईपीएस पर ज़्यादा रिलाई नहीं करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि कंपनी ने जो परफॉर्मेंस पास्ट में की है, वो सेम परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी करेगी। पर यदि बहुत ही ज़्यादा कोई फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ है, तब आप उस कंडीशन में फॉरवर्ड ईपीएस पर रिलाई कर सकते हैं। परंतु वहाँ भी आपको बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। चलिए अब हम ईपीएस के तीसरे सब टाइप मिक्स ईपीएस के बारे में जानते हैं। इस ईपीएस में हम कंपनी की 2 रीसेंट ईयर के क्वार्टर्स की अर्निंग लेते हैं व 2 क्वार्टर की अर्निंग्स को प्रिडिक्ट करते हैं। तो जो ईपीएस आता है उसे मिक्स ईपीएस कहा जाता है। हालाँकि इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए बहुत ही लीस्ट पॉपुलर मेथड है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि कैसे शेयर रिपर्चेज़ ईपीएस को मिसलीड कर सकता है और शेयर बायबैक और ईपीएस के बीच में क्या संबंध होता है। जब कभी कोई कंपनी शेयर रिपर्चेज़ करती है तो वो शेयर ट्रेज़री शेयर में परिवर्तित हो जाती हैं तथा उतने शेयर आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स में से कम हो जाते हैं।
अब चूंकि टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर कम हो गए हैं, इससे स्वाभाविक है कि कंपनी का ईपीएस बढ़ जाएगा और जिससे कंपनी की बैलेंस शीट और भी अच्छी दिखाई देने लगेगी और जिस कारण से शेयर प्राइस में भी बढ़ोतरी होने लगेगी। परंतु अब सवाल आता है कि शेयर बायबैक या शेयर का रीपर्चेसमेंट किस प्रकार से ईपीएस को मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसका जवाब है कि होता क्या है कि कभी कभार हो सकता है कि किसी कंपनी की अर्निंग्स किसी साल स्टेबल रही हूँ या थोड़ी कम रही हूँ। तो इस डर से कि ईपीएस के कम रहने या स्टेबल रहने से कहीं कंपनियों के शेयर्स डाउन ना हो जाए, कंपनियां लोन लेकर बायबैक कर लेती हैं, जिसके कारण कंपनी के टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर कम हो जाते हैं, जिसके कारण ईपीएस या तो 1-2% बढ़ जाता है या ईपीएस स्टेबल हो जाता है, जिससे कंपनी को बताने के लिए रह जाता है कि हमने इतने कठिन दौर में भी अपने ईपीएस को स्टेबल रखा है। जबकि वास्तविकता में कंपनी की अर्निंग्स में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि ये सारी वृद्धि शेयर रीपर्चेस के कारण हुई है। इसलिए इन्वेस्टर को ईपीएस देखते समय नेट प्रॉफिट को देखना चाहिए, बस देखना चाहिए कहीं ईपीएस बायबैक के कारण तो नहीं बढ़ा है। चलिए अब जानते हैं कि ईपीएस और यूजिंग कैपिटल के बीच में क्या अंतर होता है। मुझे लगता है ईपीएस को देखते समय एक चीज जो हम सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं वो है उस ईपीएस को कमाने के लिए यूज होने वाला कैपिटल। उदाहरण के लिए मानते हैं कि ए और बी दो कंपनियां हैं। कंपनी ए ने 100 रुपए कमाने के लिए 200 रुपए यूज किए और कंपनी बी ने 100 रुपए कमाने के लिए 150 रुपए यूज किए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कंपनी बी ने कम रुपयों में ही कंपनी ए के बराबर प्रॉफिट कमाया है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि यह प्रॉफिट केवल एक साल में ही नहीं कमाया गया है, वरन ऐसा कई सालों से लगातार हो रहा है कि कंपनी बी कंपनी ए की तुलना में ज्यादा मोर एफिशिएंट है। यदि कंपनी बी को हम 200 रुपए दे दें तो हो सकता है कि कंपनी बी 100 रुपए की जगह 120 रुपए भी कमा के हमें दे दे। तो इसलिए हमें ईपीएस को कैलकुलेट करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उस बिजनेस में उस प्रॉफिट को कमाने के लिए कितने रुपयों का यूज किया गया है। चलिए अब आखिरी सवाल आता है कि एक अच्छा ईपीएस क्या होता है। तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो मैं बताए कि अच्छा ईपीएस क्या है। इसे पता करने के लिए हम उसी सेक्टर की अन्य कंपनियों से उसकी तुलना कर सकते हैं, उस सेक्टर में बाकी की अन्य कंपनियां कितना पैसा कमा रही हैं। और दूसरी चीज जो हम देख सकते हैं वो है कि कितना कैपिटल यूज करके हम उतना पैसा कमा रहे हैं। तो चलिए हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। तो यदि आप मुझसे अब अगर मुझसे आप पूछे कि हमें ईपीएस को किस तरीके से देखना चाहिए, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप सबसे पहले कंपनी का बेसिक ईपीएस देखिए। बेसिक ईपीएस देखने के बाद उस कंपनी का आप टीटीएम ईपीएस देखिए और टीटीएम ईपीएस देखने के बाद आप उस कंपनी का डाइल्यूटेड ईपीएस देखिए। उसके बाद आपको देखना होगा कि क्या इस ईपीएस में वृद्धि बायबैक के कारण तो नहीं हुई है। और चौथी चीज जो आपको देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए कि कहीं ईपीएस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स तो इंक्लूड नहीं है। मुझे लगता है कि यदि इतनी अच्छी तरह से यदि आप ईपीएस को एनालाइज करेंगे तो यह पर्याप्त रहेगा और संभावना तो हमेशा बनी ही रहेगी कि कुछ ना कुछ नया सीखने को मिले। यदि आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है, छूट गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और यदि कोई भी सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछें। जय हिंद, जय भारत।